Hello and welcome, dear learners. This is Rajan Red back again, and today we are going to tackle something very interesting that is called the sentence formation secret part 2. This session is very much interesting and very much important for you. And let's start it very quickly without wasting the time. And मैं इंग्लिश में पढ़ा दूं क्या? नहीं यार, मेरे लर्नर्स जो है ना, अभी अभी हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। थोड़ा सा वेट कर लो ब्रदर। आज की क्लास 12th है। आज क्लास थोड़ी सी छोटी होने वाली है, लेकिन आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे माइंड ब्लोइंग, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मतलब फाउंडेशन स्टोन, या हम एक तरह से कहें दैट इज द रोजेटा स्टोन फॉर इंग्लिश लर्निंग। इतनी ज़रूरी चीज़ है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ भी होमवर्क के लिए आज भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम कुछ बेसिक सी बुनियादी सी बात सीख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं होमवर्क क्या ही दे पाऊंगा आपको। तो होमवर्क तो जाहिर सी बात है होमवर्क नहीं रहेगा, लेकिन हाँ वोकैब रहेगा, वोकैब चलता रहेगा। कल के सेशन से आज के सेशन मतलब केवल कंसेप्चुअल है। कल के सेशन से हम लोग होमवर्क फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, है ना। जैसे मान लीजिए कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, कहानी की बात ही आपको सुनना है, समझना है, एकदम दिमाग ओपन रख के बातें सीखनी है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा कल? हमने पढ़ा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। माने अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हैं तो उस सेंटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से तत्व होंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप एक सेंटेंस यानी कि एक घर बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स आप यूज़ करने वाले हैं, उसी को हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो फिर हमने क्या कहा कि भैया हमारे पास रॉ माने एलिमेंट को इकट्ठा करने की कहानी तो पिछली क्लास में बताई कि कौन चीज़ कैसे आ रहा है। तो वो कहानी फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगा, उस कहानी के आगे के पार्ट को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हमने देखा सब्जेक्ट, हमने देखा फाइनाइट वर्ब, हमने देखा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, हमने देखा कि सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ रही है वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हो जाएगा हमारा एडवर्बियल, एडवर्बियल। और जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हो जाएगी हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट तो दो तरह के हो सकते हैं, संभावना है। कई बार ऑब्जेक्ट की जो संख्या है सेंटेंस में वो हमने बता रखी है कि ऑब्जेक्ट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उसकी संख्या 2 भी हो सकती है। तो जब ये 2 वाला होगा ना, तो 2 वाला का अलग अलग नाम हो जाएगा। एक का नाम हो जाएगा डायरेक्ट, एक का नाम हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो बस इतनी सी ही बात है। इतने से लोग हैं जिनको मिला करके हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे रहे सब्जेक्ट महोदय और ये रहे हमारे फाइनाइट। ये दोनों के दोनों मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं, मतलब इनके बिना सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, है ना। इनका होना बहुत ज़रूरी है। बाकी लोग बस बराती की तरह हैं, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ये दोनों समझो कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है, मतलब दूल्हा और दुल्हन है। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे डिपार्टमेंट का है, मेरे डिपार्टमेंट ने खुद रोजगार मेला ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ने खुद आज तक एलोकेशन नहीं करा कि कौन से जोन में हम लोगों की पोस्टिंग होगी। तो बात वही हो जाती है कि दरवाजे पे बारात आई और दूल्हा को पता नहीं कि उसकी शादी है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही खेल हमारी भी ज़िंदगी में चल रहा है। तो ज़िंदगी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जीना चाहिए। चलिए आज की जो बात हम लोग करेंगे वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी, आप लोग शब्दों को देख के डरना बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि शब्द भले ही लिखने में कठिन लगते हों, लेकिन अंत तक जाते जाते वो बातें आपके दिमाग में घुस ही जाती है। तो रिजिडिटी, इसका हिंदी मतलब होता है कठोरता। कठोरता। एक मिनट, मैं अपनी पेन की मोटाई को थोड़ा कम कर दूं, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़्यादा लिखना है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम दो भाषाओं की तुलना कर लेते हैं और एक बुनियादी पॉइंट पे, एक बिंदु पे पहुंचते हैं। हमने एक भाषा लिया, थोड़ा सा और मोटा कर दूं, ये ज़्यादा पतला हो गया। हाँ, हमने एक भाषा लिया हिंदी, और दूसरी भाषा हमने ली इंग्लिश। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, ताकि यहाँ से हमारी बात आगे बढ़ सके। जैसे 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 मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा कि उसने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा है। ठीक है,
चलिए, फिर मैं क्या इसके शब्दों को, इतने सारे शब्द मैंने लिखे हैं, क्या इन शब्दों को सफल करूँ? मतलब इनको हिलाऊँ, एक जगह से दूसरे जगह लिखने की कोशिश करूँ? चलिए कर लेते हैं। मैंने लिखा, एक पत्र लिखा उसने, लिखा है उसने। फिर मैं हिलाऊँ? चलिए, लिखा है एक पत्र उसने, लिखा है एक पत्र उसने, उसने, ठीक है? उसने लिखा है एक पत्र, उसने लिखा है एक पत्र। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? आप कहेंगे भैया जी हाँ, सभी सेंटेंस से हमें मीनिंग ड्राइव हो रही है, हम सभी सेंटेंस से मीनिंग को निकाल पा रहे हैं। चलिए अंग्रेजी में इसकी तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में हमने लिखा, इसी का ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ही हैज़ रिटन अ लेटर। अंग्रेजी की बात हो गई। अब मैं इसके ऑर्डर को हिलाता हूँ। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जब हम, मतलब ऑर्डर का मतलब होता है एक सब, जैसे मैं कैसे समझाऊँ? जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है, तो यही ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। मैं इस ऑर्डर को अब हिला देता हूँ, मतलब इनको सफल कर देता हूँ, 3 को यहाँ, 2 को वहाँ, कहीं-कहीं लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने हिंदी के साथ किया। अब मैं करता हूँ कि चलिए, हैज़ रिटन ए लेटर ही, फिर मैं हिलाता हूँ और थोड़ा और सफल देता हूँ इसको। तो ये हो गया, ए लेटर हैज़ रिटन ही। फिर मैं थोड़ा सा और सफल दे दूँ क्या? जैसे मैं लिख दूँ, रिटन हैज़ ए लेटर ही। ठीक है? तो आप ये देखोगे और आसानी से ये कह सकते हो कि भैया इन 3 जो वाक्य हैं, इनकी कोई भी मीनिंग नहीं है, केवल एक वाक्य की ही मीनिंग है। इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम एक छोटी-सी, मतलब एक छोटी-सी चीज़ जो हम इससे ड्राइव कर पा रहे हैं, मतलब इस बात से समझ पा रहे हैं कि हिंदी में जो सेंटेंस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जब हिंदी में हम सेंटेंस बनाते हैं, वो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होता है। अब फ्लेक्सिबल माने मुड़ने लायक, फ्लेक्सिबल माने होता है मुड़ने लायक, यानी कि हम इसके शब्दों को एक जगह से दूसरे जगह भी लिख दें, तो ज़्यादा अर्थ में परिवर्तन देखने को मिलता नहीं और उसकी मीनिंग हम निकाल पाते हैं। लेकिन अंग्रेजी में वहीं आप देखते हो कि इसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो हम सेंटेंस अंग्रेजी में बना रहे होते हैं, वो बहुत ही रिजिड या फिक्स टाइप के हैं। मतलब इनको अगर आपने हिलाया, तो आपका सेंटेंस भी हिल जाएगा, मीनिंग नहीं निकलेगी, कई बार मीनिंग भी निकल जाएगी, इतनी वाहियात मीनिंग निकलेगी कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सिंपल एक बात हमने समझा कि हम हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी पे बात कर रहे हैं कि हिंदी में सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होता है। उसमें हम शब्दों को इधर-उधर कर सकते हैं, थोड़ा-सा दायरा होता है। लेट मी चेक माय वॉइस, ठीक है? क्या होता है कि मैं बोलता हूँ और ये जो रेड कॉलम है ना, वहाँ चला जाता है। तो थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है और मैं इतना आलसी व्यक्ति कि इस माइक की सेटिंग मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? मैं भी आज सोचा कर रहा हूँ, लेकिन देखिए क्लासेस करते हुए अभी 12-1 बज गए। अब मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, अब सोऊँगा कब? ज़िंदगी खत्म हो रही है मेरी। ठीक है, तो समस्याएँ चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मुद्दे पे वापस आते हैं और मुद्दे पे वापस आना मतलब मैं ये समझा रहा था कि हिंदी में जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वही सेंटेंस रिजिड होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं। हम हिंदी पढ़ने बैठे नहीं हैं, हम इंग्लिश पढ़ने बैठे हैं। तो हमें ये बात काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है कि अंग्रेजी के जो सेंटेंस बनाने के लिए जो हम शब्दों को रखते हैं, उन्हें हम कहीं भी नहीं रख सकते हैं। उसके लिए एक फिक्स पोजीशन होता है, वहीं हमें रखना होगा। इतनी बात तो यहाँ से हमने एस्टेब्लिश कर ली। अच्छा चलिए, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? व्हाई? अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि अंग्रेजी में शब्द जो है ना, एक खास जगह पे ही रख के सेंटेंस हम बना सकते हैं। दूसरी जगह पे रखेंगे तो सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यही बात है अंग्रेजी सीखने की फाउंडेशन स्टोन। मतलब कि यहीं से आपकी अंग्रेजी सीखने की जो नज़रिया है वो बदलेगा और आप ठीक-ठीक अंग्रेजी सीख पाएँगे। इसीलिए मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए ये क्लास भी मैंने बनाया है। अब एक काम करते हैं,
अब एक छोटी सी कहानी और सीखते हैं। जब इतना सीख ही रहे हैं तो एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं। ये बात क्या है कि मान लीजिए कि मैं कल्पना करूं कि कोई एक भाषा है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि कोई एक नेटल लैंग्वेज है। नेटल का मतलब क्या होता है? नेसेंट। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है। नेटल का मतलब होता है बच्चा, छोटा सा बच्चा। मतलब कि अभी कोई भाषा है जो नई नई पैदा हुई है। मान लीजिए कि मैं कोई एक भाषा बना रहा हूँ, चाहे आप कोई एक भाषा बना रहे हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बनी हुई है, तो आपने कोशिश करी कि यार मैं एक भाषा बना दूं, तो आप भाषा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही सोच के चलिए कि कोई भाषा अभी अपने नेसेंट एज में है, बहुत ही बचपन में है, शुरुआती अवस्था में है। तो शुरुआती अवस्था में जो कोई भी लैंग्वेज है ना, तो उसके पास दो ही काम होते हैं, दो ही काम हो सकते हैं। किसी भी भाषा को आप भी बनाने जाओगे तो आपके सामने भी यही समस्या आएगी, हमारे सामने भी यही समस्या आएगी, इंग्लिश के साथ भी यही समस्या रही, हिंदी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन सभी भाषाओं के साथ यही समस्या रही। कौन सी समस्या है? पहली समस्या है कि तुम वर्ड कहाँ से लाओगे? मान लो कि भाषा तो बना रहे हो, तो शब्दों के लिए तुम करोगे क्या? शब्दों के लिए क्या करोगे? भाषा बिना शब्दों के तो चलेंगे ही नहीं। तो शब्दों को लाने का दो तरीका है, या तो खुद बना लो, इनको कहते हैं सिंथेसाइज, सिंथेसाइज कर लो। ठीक है। या तुम बोरो कर लो, माने उधार ले लो। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को उधार लेके बैठे हुए हैं, अंग्रेजी ने भी किया हुआ है। तो हर भाषा थोड़ी बहुत दूसरे भाषाओं से शब्दों को उधार ले लेती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या हिंदी या अंग्रेजी भाषा है? नहीं। कॉफ़ी का हिंदी क्या होता है, कभी सोचिए? कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी होता है। ठीक है। तो अब ये जो शब्द है ना, भाषा उधार ले लेती है दूसरे भाषाओं से। तो दो ही काम है आपके पास, या तो शब्दों को बनाओगे आप, और नहीं तो उधार ले लोगे। तो होता क्या है कि कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो अपने भाषा को माने ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए उसने ये काम किया कि वो भाषाओं को सिंथेसाइज करना, यानी भाषा शब्दों को बनाने पे काम करना शुरू कर दिया। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कहें तो वर्ड फॉर्मेशन पर इन्होंने ध्यान दिया, बहुत डिटेलिंग करी उसकी। ठीक है। बहुत डिटेल में उसने ध्यान दिया। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। जैसे आपने संस्कृत तो पढ़ रखी होगी थोड़ी बहुत, या नहीं पढ़ी हो तो जानते तो होंगे। संस्कृत में आप केवल शब्द रूप और धातु रूप पढ़े होंगे। धातु रूप, धातु रूप, शब्द रूप माने बालक बलकऊ बालका, और धातु रूप माने पठता पढ़ती पठंती, ये सारी चीजें। तो उसने क्या किया, संस्कृत ने क्या किया, शब्दों को बनाने पे अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। उन्होंने शब्दों के बनाने पे ऊर्जा लगा दी। लेकिन अंग्रेजी के साथ क्या हुआ? अब इंग्लिश के साथ यही खेल हो गया उल्टा। उल्टा। अब इंग्लिश के साथ क्या खेल हुआ मैं बताता हूँ। देखिए, शुरुआत में मतलब इंग्लिश के जब विकास की अवस्था को आप पढ़े होंगे 12th क्लास में कि ओल्ड है, मिडिल है, मॉडर्न है। मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, मैं इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मैं बस इतनी समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे अंग्रेजी भाषा विकसित हुई, उसने दूसरे भाषाओं से शब्दों को बोरो करना शुरू कर दिया। केवल मिडिल एज में ही एक भाषा से उसने 10,000 शब्द बोरो किए थे। वो भाषा का नाम है फ्रेंच। सोचिए कितनी मतलब बड़ी मात्रा में उसने शब्दों को उधार लिया है। तो अंग्रेजी जहाँ भी गई वहाँ के भाषा से कुछ न कुछ शब्द उसने उधार ले लिए, अपने में सम्मिलित कर लिए। तो शब्दों को बनाने की क्रि मतलब शब्द बनाने का टेंशन तो इसका खत्म हो गया, क्योंकि इसने तो शब्द कहीं और से ले लिए। हाँ, इसमें भी शब्द बनाने की क्रिया थोड़ी-सी है, लिमिटेड है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, और वो मैं आपको डेरिवेशन से सिखा चुका हूँ। डेरिवेशन से सिखा चुका हूँ। ठीक है? थोड़ी बहुत बात इन्फ्लेक्शन की है, तो वो जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आगे वो इन्फ्लेक्शन मैं बताता चलूँगा। इससे ज़्यादा अंग्रेजी में वर्ड फॉर्मेशन है नहीं। जबकि संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाओं में वर्ड फॉर्मेशन पे ही ये भाषाएं टिकी हुई है। बहुत कम मात्रा में ये शब्दों को उधार ली है। तो क्या हुआ कि जब इसने शब्दों को उधार ले लिया तो शब्द कहाँ से आएंगे ये टेंशन इसका खत्म। तो इसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी सेंटेंस बनाने पे, सेंटेंस फॉर्मेशन पे, और सेंटेंस फॉर्मेशन के इन्होंने लिखे रूल। तो अब सोचिए कि अंग्रेजी के ग्रामर में आपको पूरी की पूरी ग्रामर में बहुत कम मात्रा में
बहुत कम मात्रा में शब्दों को बनाना सीखना है। मतलब समझिए कि अगर इंग्लिश ग्रामर 100% है, तो केवल 10% वो हिस्सा है जिसमें शब्दों को बनाना सीखना है। 90% वो हिस्सा है जिसमें हम सेंटेंस पे काम करते हैं। ठीक है? सेंटेंस को पढ़ते हैं, कैसे काम कर रहा है ये सीखते हैं। लेकिन संस्कृत में 100% वो जगह है जहाँ पे हम शब्दों को बनाना सीखते हैं। सेंटेंस बनाने की कोई ज़्यादा कला है ही नहीं, उसमें कुछ रूल है ही नहीं कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएँगे। अच्छा, क्या इस चीज़ से डिफरेंस पैदा हो सकता है क्या? देखिए, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस पैदा होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं, तो शब्दों को तो रखेंगे ना कहीं न कहीं, वर्ड्स को तो कहीं न कहीं रखेंगे सेंटेंस के अंदर, तभी तो सेंटेंस बनेगा ना। तो अब जब उसे आप रखेंगे, तो हम ये कह देते हैं कि वो एक वर्ड ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब एक कर्म है जिसमें आप शब्द कर्म हम बोल सकते हैं, शब्दों का कर्म, शब्दों को आप सजाते हैं, एक कर्म में वर्ड ऑर्डर में सजाते हैं। संस्कृत में संस्कृत जैसी भाषा या हिंदी जैसी भाषा में ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें कुछ नियम नहीं होते, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी रखेंगे आपको मतलब निकल जाएगा। लेकिन अंग्रेजी में यही फिक्स्ड होता है, या हम कहें कि ये रिजिड होता है। यही बात मैं पहले समझाया, लेकिन अभी कहानी बाकी है, हड़बड़ाना नहीं है। मैं कहीं और आपको पहुंचाना चाहता हूँ, उस उस निगाह को आपको देना चाहता हूँ, उस नज़रों को देना चाहता हूँ, जो नज़रें अंग्रेजी को देख के समझ जाती है। यानी कि कई बार आपने सुना होगा, नज़र बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं, तो थोड़ी सी नज़र को बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ। अब देखिए, वर्ड ऑर्डर यहाँ पे फिक्स्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम केवल शब्दों के जगह से, मैंने सेंटेंस में कौन से पोजीशन पे, किस पोजीशन पे शब्दों को रखा गया है, इससे सेंटेंस जो वर्ड होगा ना, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तय हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच तय हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शन तय हो जाएंगे। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप शब्दों को एक वाक्य में रखते हैं, तो उसके जगह से, उसके प्लेस से, जिस प्लेस पे आप रखते हैं, उस प्लेस पर रखने मात्र से उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच तय होगा। ऐसे नहीं तय होगा कि वो शब्द कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। जबकि हिंदी, संस्कृत ऐसी भाषाओं में पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से तय होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों का पहले से तय होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को आपको समझाता हूँ, तब मजा आएगा। मजा तो तब है जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको यही बात समझा दूँ। चलिए, जैसे मैं लिखूं, रनिंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। मैंने रनिंग एक तरह का एक्सरसाइज। फिर मैंने लिखा राम इज रनिंग। राम इज रनिंग। मैं आपसे वादा करता हूं कि कल अपना माइक ठीक कर लूंगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस लिखता हूं, द ट्रक वॉज हिट बाय ए रनिंग ट्रेन। रनिंग ट्रेन। अब आप जान गए होंगे कि मैं कौन से शब्द को उठाऊंगा, ठीक है। जैसे ये शब्द है रनिंग, ये 3 सेंटेंस में 3 जगहों पे आया है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप बस इतना समझते जाइए। कैसे मतलब पहचानेंगे, ये बात की बात है। हम लोगों ने अभी वो काम किया नहीं है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि भैया कैसे पहचान रहे हैं, हमें कैसे पहचानना है। आप मुझसे बेहतरीन सीख जाओगे। सुनो तो पहले मेरी बातों को। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रनिंग है ना, ये नाउन है। ये रनिंग जो है ना, ये वर्ब है। ये रनिंग जो है ना, वो एडजेक्टिव है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या स्पेलिंग में अंतर है? नहीं है ना, सेम ही चीज़ है। तुम्हें तो लगेगा कि ये वर्ब ही है, लेकिन नहीं, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका ये मतलब है कि सेंटेंस में उनकी पोजीशन डिसाइड करेगी कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। और वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? अंग्रेजी में ये सेंटेंस में उनकी पोजीशन, सेंटेंस में किस जगह पे हम उनको रख रहे हैं, ये डिसाइड करेगा। अब एक छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात ये कितना बड़ा चेंज लाती है, मैं उसको थोड़ी सी चीज़ों में मैं समझाता हूँ।
जैसे अभी तक तुम्हारे ग्रामर पढ़ने का या इंग्लिश सीखने का क्या स्टाइल रहा? हालाँकि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें टीचर्स ने ही सिखाया होगा किसी टीचर ने, लेकिन उन टीचर को सिखाने का क्या स्टाइल रहा तुम्हें? उन्होंने क्या किया? मैं तुम्हें समझाता हूँ ये बात। उन्होंने क्या किया कि तुम्हें डेफिनेशन सिखाया, कि तुम डिफाइन करना सीखो कि नाउन क्या होता है। फिर नाउन के काइंड्स बताए कि कितने काइंड्स होते हैं। ये सभी के साथ किया उसने। उस टीचर ने एडजेक्टिव के साथ, प्रोनाउन के साथ, फलाना-ढिमकाना सबके साथ किया। ठीक है? और सेंटेंस में उसने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाए, सब्जेक्ट को कभी पहचानना नहीं सिखाया, कभी उसने ऑब्जेक्ट को ज़्यादा पहचानना नहीं सिखाया। अभी तुम्हें एक सेंटेंस दे दूँ तो तुम मुँह खड़ा कर दोगे और तुम्हें उस सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहचानने तक नहीं आएँगे। सोचो ना, तुम्हारे सामने सारी बातें हैं। उसने नाउन के काइंड्स तो बता दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बाकी चीज़ों से भी नाउन बनते हैं और नाउन का फंक्शन क्या है सेंटेंस में। नाउन कहाँ काम करता है, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं उसे, ये भी नहीं समझाया। तो दरअसल और तुम्हें क्या बताया गया? टेंस के नाम पे तुम्हें बताया गया कि ता है, ती है, तू है, और तुम्हें रूल के रूप में क्या बताया गया कि सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस फलाना प्लस ढिमकाना। वॉइस, नरेशन सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ तुम्हारे साथ यही खेल किया गया। तुमसे पूछता हूँ, तुम सोचो अब बात को, तुम इस बात को, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब इस बात को तुम डिसाइड करो कि जब अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके सेंटेंस स्ट्रक्चर रिजिड हैं, फिक्स्ड हैं, और उस फिक्स होने की वजह से शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके प्लेस से और उनके फंक्शन उनके प्लेस से डिसाइड होते हैं, तो कहाँ इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि हमें इसके डेफिनेशन और काइंड ऑफ फलाना ढिमकाना सब्जेक्ट ये पढ़ना है हमें, और इससे हमारी अंग्रेजी सीखने में आ जाएगी क्या? यही वो बात है जिसकी वजह से तुम्हारी अंग्रेजी का सत्यानाश हुआ पड़ा है। ठीक, खत्म हो गया है तुम्हारी अंग्रेजी, एकदम खत्म। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हारी अंग्रेजी कंप्लीटली खत्म हो जाती है और तुम जिंदगी में हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो। अच्छा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीख पाते हो? तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सही कर पाते हो? मैं भी वो बताता हूँ। तुम गट फीलिंग पे काम करते हो। गट फीलिंग का मतलब, तुम्हें मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे ये सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है? तो तुम ये कहते हो कि मैं पूछूँ कि इसमें कहाँ गलती है? तो तुम बोलते हो, यार मेरा मन कह रहा है ना कि यहाँ गलती है। ये होती है गट फीलिंग। अच्छा, गट फीलिंग कैसे विकसित होती है? जैसे तुम लगातार अंग्रेजी पढ़ रहे हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पढ़ते हो ना, तो होता क्या है कि तुम्हारे सामने से बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर निकल चुके होते हैं। फिर तुम दूसरे सेंटेंस को देखते हो तो फिर तुम्हारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो तुम्हारे माने अचेतन मन है, वहाँ से वो चीज़ें ट्रिगर होती है। तुम्हें लगता है अच्छा ये सही है, ये गलत है। लेकिन तुम एक्चुअल में नहीं जानते कि ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है, ये कैसे काम कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी प्लेस क्या है, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, तो कहाँ यूज़ होगा, क्या फंक्शन है, क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये सारी बातें तुम्हें कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम कन्फ्यूज़्ड हो। इसीलिए कन्फ्यूज़ हो कि तुम्हें ये पता ही नहीं है बात कि इंग्लिश में सेंटेंस के स्ट्रक्चर बहुत रिजिड और बहुत फिक्स। हालाँकि तुम ये बात जानते हो, मैं कह रहा हूँ कोई नई बात तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन इस पर्सपेक्टिव से अगर तुम अंग्रेजी को लर्न करना सीखते हो, ठीक है? तो ये पर्सपेक्टिव नया है, ये नया है कि इसके आधार पर तुम अंग्रेजी को सीखने जा रहे हो। तो अब तुम ही खुद जज करो कि तुम्हारे साथ अंग्रेजी में क्या खिलवाड़ किया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें बहुत शानदार मौका मिला अंग्रेजी सीखने का, अगर हम लोग साथ में बैठ के अंग्रेजी को लर्न कर रहे हैं और तुम्हारे एक-एक डाउट को बहुत बारीकी से मैं सुनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम अंग्रेजी को सीखो, क्योंकि अंग्रेजी वो हथियार है। अब मैं तुमको एक कहानी समझाता हूँ, मैं अपनी ही कहानी से तुम्हें मैं समझाता हूँ कि देखो क्या था कि एक समय था जब मैं 9th क्लास में था, ठीक है? और मुझे जो है ना, परिवार से फाइनेंशियल मदद मिलना लगभग बंद हो गया। मतलब फाइनेंशियली हेल्प खत्म, पैसे मिलते नहीं थे। अब ऐसी अवस्था से मैं सर्वाइव करके 4-4 सरकारी नौकरी निकाल के, ठीक है, अभी भी ज़िंदा हूँ। इसके अलावा मैंने किताबें लिखी हैं, इंस्टीट्यूशन में चल रही हैं वो किताबें। फिर मैं ये कोर्स डिज़ाइन किया, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अगले साल तक मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी किताब और अपने शानदार
एक्सरसाइज बुक, प्रैक्टिस बुक के साथ एक नया बैच शुरू करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं और सारे काम कर रहा हूँ, समझते हो? ये तुम मतलब एक ऐसे बच्चे से जिसके पास कुछ नहीं है, मुझे खुद घर के अंदर दहलीज के अंदर कदम रखे हुए, मैं वो समय था 2014। 2014 के बाद मैं घर के अंदर घुसा तक नहीं। अब सोचो कितना समय लग गया, तुम सोचो। लगभग हमको लगता है कि 12 साल तो लग ही गए। समझा? नहीं समझे? कैसे समझोगे? अच्छा, ऐसी ऐसा नहीं है कि मैंने केवल अपनी नौकरी-वोकरी ही किया, ये सारी किया। मैं अपने परिवार के लिए भी बहुत सारा डेडिकेशन किया। मैंने उनमें बहुत सारा इन्वेस्ट किया। ठीक है? तो समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे जैसी हालत में इंग्लिश तुम्हारा हथियार है, और इंग्लिश जिस हिसाब से तुम्हें सिखाया जा रहा है, वो तुम्हें सिखाया नहीं जा रहा है। इंग्लिश से तुम्हारी रुचि खत्म करी जा रही है, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म किया जा रहा है। तुम अंग्रेजी कभी सीख ही नहीं पाओ, ऐसी व्यवस्था बना के तुम्हारे साथ पेश किया जा रहा है। तो अगर मौका मिला है सुपर इंग्लिश के साथ इंग्लिश सीखने का, मौका मत गंवाना। अब आगे बात बढ़ाते हैं, ये तो रही बातें वहां तक। अब छोटी सी बात मैं आपको बताऊं और वहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं एक तरह से अब मान लेता हूं कि अगर मैं कहूं कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज दो तरह के होंगे। ठीक है? लैंग्वेज दो तरह के होंगे। एक मिनट, अरे कितना है, 30 नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा इसे चार्ज में लगा दूं। समस्याएं एक नहीं ना है जिंदगी में जी। अभी मैंने चार्ज किया, फिर ये डिस्चार्ज हो गया। भाई साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा मेरा? बबुआ इधर लग जाओ। हाँ, दैट इज ओके नाउ। ओके, तो मैं आपसे ये कहूँ कि भाषा जो है ना, मूल रूप से भाषा दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक माने जिसने खुद को बनाया है, सिंथेसाइज किया है शब्दों का। और दूसरा होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल माने जिसको हम विश्लेषण करके ही पढ़ सकते हैं। ठीक है? सिंथेटिक का मतलब तो आप समझ ही गए, जिसने अपने वर्ड को बनाया खुद से, जैसे कि संस्कृत। और एनालिटिकल का मतलब जिसने सेंटेंस को बनाया, सेंटेंस के लिए रूल बनाए। और इसे, इन दोनों भाषाओं के सीखने का तरीका अलग अलग है। दोनों भाषाओं को सीखने का तरीका अलग अलग है। यही वो समस्या है जिसके वजह से हिंदी लर्नर्स बहुत मुश्किल फेस करते हैं इंग्लिश भाषा को सीखने में। ठीक है? अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपने कभी तो संस्कृत सहचर नाम की किताब सुनी होगी, सहचर। अब संस्कृत सहचर में तुम्हें क्या पढ़ाया गया? बालक रूप, है ना, लता रूप, इसे हम बोलते हैं शब्द रूप। तुम्हें उसके बाद पठ धातु के बारे में पढ़ाया गया, गम, गत, ये सारी धातुओं के बारे में पढ़ाया गया। इसे हम कहते हैं धातु रूप। माने ये क्रिया है और ये नाउन है। तो इनके रूप पढ़ाए गए तुम्हें। क्या तुम्हें संस्कृत सहचर में कहीं भी वाक्य बनाने के नियम बताए गए क्या? वाक्य बनाने के नियम बताए गए क्या? नहीं बताए गए। कहीं तुम्हें हिंदी में वाक्य बनाने के नियम बताए गए क्या? इतना भी पढ़े हो, कहीं तो हिंदी ग्रामर पढ़े होगे। वाक्य बनाने के नियम बताए गए क्या? नहीं बताए गए। इसका मतलब है कि जो सिंथेटिक लैंग्वेज होती है, उसको सीखने का ये तरीका है कि उसके शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को हम समझें। और इन्हीं शब्दों की बनाने की प्रक्रिया में ही छुपा है फंक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द ही, इस भाषा में जो शब्द होंगे उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स होगा, उनको हिलाने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है? लेकिन जब हम एनालिटिकल लैंग्वेज को देखते हैं तो इसमें हमें शब्दों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि दुनिया में कोई भी भाषा जो है ना, सिवाय संस्कृत के, न तो पूरी सिंथेटिक है, न तो पूरी एनालिटिकल है। उसका क्या होता है कि जैसे जैसे भाषा भाषा बढ़ती है ना, तो उसके क्रम में उसमें परिवर्तन होने लगते हैं उसके साथ। और जिस ढंग के परिवेश में वो जाती है, उस ढंग का उसके अंदर परिवर्तन हो जाते हैं। अंग्रेजी भाषा इतने सारे भाषाओं से टकराई, दुनिया में घूमी, तो एनालिटिकल बन गई। जो भाषा एक जगह पे केंद्रित रही, वो सिंथेटिक बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है
कि कोई भाषा दुनिया में पूरी की पूरी सिंथेटिक होगी, शुद्ध, 100% शुद्ध नहीं है। तुम्हारे यहाँ, तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ खाने की तमाम चीज़ें हैं, तुम बताओ कि 100% प्योर चीज़ें तुम्हारे पास है क्या? नहीं है। ठीक उसी तरह भाषाओं में भी मिलावट है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जो सिंथेटिक भाषा का हम नाम दे रहे हैं, उसमें मिलावट माने एनालिटिकल वाला कम होगा पोर्शन, सिंथेटिक वाला बहुत ज़्यादा होगा। ठीक उसी तरह अंग्रेजी को अगर एनालिटिकल बोल रहे हैं तो 10% सिंथेटिक सिंथेटिक बात है, जिसको मैं डेरिवेशन से पढ़ा चुका हूँ तुमको, और थोड़ी सी बात जो बची है उसको इन्फ्लेक्शन के माध्यम से पढ़ाऊंगा, वो जैसे जैसे बातें हमारे सामने आती जाएंगी। तो जब हम बात करते हैं एनालिटिकल लैंग्वेज में, तो हमको सबसे पहले एक सेंटेंस में कौन शब्द कहाँ यूज होगा, इसके बारे में हमें जानना होता है। दूसरा, सेंटेंस में यूज हुए शब्दों को हमें देखकर आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो ये भाषा हम कभी जिंदगी में ना सीख पाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि सेंटेंस के अंदर कैसे, कहाँ, जैसे मान लीजिए एक नाउन है, तो हम नाउन को कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सीखना है। दूसरा, कि सेंटेंस में एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके अंदर कौन शब्द कहाँ यूज हुआ है, उसके पोजीशन को देख करके हमें उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो दोनों भाषाओं को पढ़ने का तरीका बिल्कुल विपरीत है, लेकिन हमारे आप सो कॉल्ड कहें या हमको तो मतलब गुस्सा आता है कि सामान्य बच्चों की भविष्य के साथ इन लोगों ने बहुत बहुत भयानक मजाक किया है। मैं ये कहता हूं तुमसे कि देखो, ये जो तरीके हैं ना तुम्हारे टीचर को पढ़ाने का, जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है, ये सरासर बेईमानी तो छोड़ो ही, इन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि एक बार के लिए हम पलट के देख लें कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। नहीं, इन्होंने फिक्स्ड, इनके टीचर ने जो पढ़ाया और इनके सामने जो 2-4 किताबें पढ़ी हुई है, ऑक्सफोर्ड, करेंट, फलाना ढिमकाना, वो लेके आते हैं, वो पढ़ा के चले जाते हैं। भले बच्चा अंग्रेजी सीख पाए, नहीं सीख पाए, 2 अक्षर बोलते समय तीसरा अक्षर के बारे में भटभटा जाता है, सोच नहीं पाता है कि तीसरा अक्षर क्या बोलेंगे। 10 लाइन लिखने के समय में ना उसकी मतलब क्या बताएँ, उसकी नानी याद आ जाती है कि हम सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। अच्छा, कई बार तुम ये सोचे होगे कि तुम क्यों नहीं लिख पाते, क्यों नहीं बोल पाते? ऐसा ही क्योंकि तुम सेल्फ ऑब्जर्व करते हो, खुद से निरीक्षण करते हो कि हम जो बोल रहे हैं हो सकता है गलत भी है, तभी तो नहीं बोल पाते। अगर तुम्हें पता चल जाए कि हाँ, ये बोल रहा हूँ मैं सही ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात यही समस्या है, दोनों भाषाओं को पढ़ना अलग-अलग तरीके से पढ़ना है, लेकिन हमारे महान शिक्षकों ने इन दोनों को जोड़ दिया और भाई साहब उन्होंने खिचड़ी पका दी और हिंदी की तरह ही अंग्रेजी को पढ़ाना शुरू कर दिया। जबकि अगर हिंदी की तरह तुम अंग्रेजी को पढ़े, तो गए बेटा तुम खत्म हो गए, तुमको अब ज़िंदगी में कहियो अंग्रेजी नहीं आएगी। इसीलिए मैं मॉड्यूल 2 पर इतना जोर दे रहा हूँ कि जो भी लर्नर्स हैं मॉड्यूल 2 को ध्यान से पढ़ें। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है ना कि तुम्हारी अंग्रेजी के प्रति तुम्हारे सोच को बदल देगी। ठीक है? तो ये सारी बात है। अब मैं आपको एक छोटी-सी बात अब समझाता हूँ, ये लास्ट बात है। हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर हमारे पास फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब के लिए हमारे पास एडवर्बियल्स आएंगे, फिर हमारे ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के हमारे कॉम्प्लीमेंट आएंगे। ऑब्जेक्ट की संख्या 2, 0 और 1 हो सकती है। ना तो फाइनाइट वर्ब 2 होगा, ना तो कॉम्प्लीमेंट 2 होगा, ना तो ये 2 होगा, ना तो ये 2 होगा, ना तो ये 2। 2 केवल ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन खास बात है एडवर्बियल के बारे में, ये थोड़ा सा लंपट व्यक्ति है, इसकी संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते, कितना भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा लंपट व्यक्ति है, तो इसको हम क्लास में भी यही बोलते हैं कि ये क्लास का सबसे छुछुंदर विद्यार्थी है ना। इसके बारे में थोड़ा ये बहुत लंपटगिरी काम करता है, तो इसको हम लोग थोड़ा खास तरीके से पढ़ें। तो अब हमारा आगे का क्या है, हम आगे क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एक-एक चीज़ों की परत को खोलेंगे कि भैया ये हैं कौन लोग? इनका फंक्शन क्या है? करेंगे क्या सेंटेंस में? इनको पहचानेंगे कैसे हम? एक-एक चीज़ को पहले पहचानना सीखेंगे।
फिर हम इनको अरेंज करना सीखेंगे कि इन्हें हम अरेंज कैसे करें। तो अगली क्लास हम लोग सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल इस बात को यही रखते हैं। हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है रूट वर्ड, ठीक है। और जैसे रूट वर्ड खत्म हो जाएगा आपको जलेबी और समोसा आपके घर आके हम पहुंचाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज का रूट वर्ड है क्रोन, ठीक है। क्रोन जहां भी आएगा इसका संबंध टाइम से रहेगा, माने समय से रहेगा। कहीं भी अगर क्रोन लिखा हुआ मिल जाए तो आप ये समझेंगे उसका संबंध किससे है, टाइम से है। अब मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड लिखते हैं, क्या है यार, क्रोनोलॉजी। आपको पता है, मैं बता चुका हूं, लॉजी माने स्टडी होता है। स्टडी माने अध्ययन, किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो हम उसको लॉजी बोलेंगे। यानी कि आप जैसे बायोलॉजी, बायो माने जीवन और लॉजी माने अध्ययन, जहां जीवन का अध्ययन हो रहा है हम उसे बोलेंगे क्या, बायोलॉजी। उसी तरह क्रोन, क्रोन माने होता है टाइम, यानी कि जहां हम समय का अध्ययन करेंगे उसे हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी, यानी समय कर्म, समय कर्म या काल कर्म, ठीक है। आगे दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, दूसरा वर्ड देखते हैं। अच्छा, आपको पता है ICAL, ये हम लगा के एडजेक्टिव बनाते थे ना, ठीक है। तो ये डेरिवेशन में हमने सीखा, तो इसको ड्राइव करिए तो क्या बनेगा, क्रोनोलॉजिकल। ये क्या है, एडजेक्टिव है। यही तो मैं सिखा रहा था, डेरिवेशन। अंग्रेजी में है शब्द बनाने की प्रक्रिया, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में है, इसीलिए मैंने उसको पहले पढ़ा दिया कि आपको मतलब थोड़ा सा ज्ञान तो बढ़े कि शब्दों को कैसे अंग्रेजी में बनाते हैं, बस उतना ही है। उससे ज्यादा शब्दों को बनाने की प्रक्रिया है नहीं अंग्रेजी में, इसीलिए मैंने उसको पहले निपटाया कि भैया तुम निपट जा। कितने लोगों को बड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन जो सीरियस लर्नर हैं, जिनको अंग्रेजी को एकदम खोपड़ी खोल देनी है, एकदम मतलब बुल्स आई हिट करना है उसको, वो तो भैया मतलब जो लोग धुरंधर हैं ना पढ़ने में, शानदार लर्नर हैं, उन्होंने तो ध्यान से पढ़ा, मजा आएगा उनको थोड़े दिनों बाद। अब चलिए, तो ये क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जैसे कालानुक्रमिक, कालानुक्रमिक। अब ये कालानुक्रमिक क्या लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए कि मैंने आ, हाँ, एक काम करते हैं, मैंने एक किताब ली, एक ACDB और F, ये किताब ली और अलग अलग समय पे हमने खरीदा। इसको खरीदा 11 जुलाई को, इसको खरीदा 6 जुलाई को, इसको खरीदा 12 जुलाई को, और इसको खरीदा मान लीजिए 13 जुलाई को, और इसको मैंने खरीदा 18 जुलाई को। और मैं कहूँ कि इसको क्रोनोलॉजिकल लगाइए, तो आप 6 से शुरू करेंगे, पहले लिखेंगे C, ठीक है, पहले लिखेंगे C, फिर 11 वाला लिखेंगे A, फिर 12 वाला लिखेंगे D, फिर 13 वाला लिखेंगे B, और फिर 14 वाला लिखेंगे, 18 वाला लिखेंगे। तो CADBF हमने इसको क्या किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल दिया, कि मैंने जिस समय हमने खरीदा था उस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि समय में चीज़ों को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। अब आते हैं, एक वर्ड उठाते हैं, क्रोनिक। आपको पता है आईसी से हम क्या बनाते थे, फिर याद करिए, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, एडजेक्टिव। तो क्रोनिक का मतलब होता है एक एडजेक्टिव, दीर्घकालिक, माने लंबे समय तक कोई कोई भी बात हो उसको हम बोलेंगे क्रोनिक, लंबे समय से कोई चीज़ हो रही हो। जैसे मान लीजिए कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस है ना, टीबी है, तो हम ये कह सकते हैं उसको क्या है, क्रोनिक इलनेस, है ना, या मतलब उसको कोई क्रोनिक बीमारी है, या हम क्रोनिक डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है। उसको माने दीर्घकालिक बीमारी है, लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत क्रोनिक डिजीज है, तो यानी कि बहुत लंबे समय तक होने वाली बीमारी है, ठीक है। अब आइए एक और वर्ड देखते हैं, क्रोनिकल। क्रोनिकल का मतलब क्या होता है, वृतांत। जैसे कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया या अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि मैं बचपन में ये किया, फिर आगे किया, फिर आगे किया, उसको हम बोलते हैं वृतांत। एक तरह का इतिहास ही है ये, एक तरह का इतिहास ही समझ लीजिए, क्रोनिकल। अब आपको पता है हम ईआर जोड़ते हैं और नाउन बनाते हैं, पता है,
तो चलिए बनाइए इसको। क्रोनिकलर, क्रोनिकलर मतलब कि जिसने इतिहास लिखा, या वृतांतकार, वृतांतकार जिसने वृतांत लिखा है, जैसे यात्रा वृतांत होता है, तो यात्रा वृतांत लिखने वाले को हम क्या बोलेंगे? जर्निकलर, क्रॉनिकल, क्रोनिकलर। ठीक है। अब एक और वर्ड ले लेते हैं, सिंक्रोनाइज। अब देखिए तो आईजेडी आपको याद है, ये हम वर्ब बनाने में यूज करते थे, यानी कि ये क्या है? वर्ब है। इतना तो आपको पता हो जाएगा कि ये क्या है? वर्ब है। अब सिंक्रोनाइज में क्रोन का मतलब तो आपको पता है टाइम, सिंक का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर माने एक साथ, एक साथ। ठीक है। अब सिंक्रोनाइज का मतलब कि हम समय में चीज़ों को एक साथ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मिसाइल का परीक्षण होना है, ठीक है, और वहाँ पे तमाम वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, सबके पास अपनी अपनी घड़ियाँ हैं। तो फिर उनके लीडर ने कहा कि आप अपने घड़ियों को सिंक्रोनाइज करिए। अब सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? कि सभी लोग अपनी घड़ी का टाइम सेम कर लेंगे, सेम कर लेंगे। इसको बोलते हैं एक साथ का समय हो जाना, सिंक्रोनाइज करना। इसका मतलब क्या हुआ? कि समकालीन करना, समकालीन करना, या तालमेल बिठाना, तालमेल बिठाना। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। ओके, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। कल के क्लास फिर पुराने ढर्रे पे शुरू होगी, जिसमें आपको होमवर्क वगैरह मिलेगा, और कल से हम लोग एक एक पोर्शन की, सेंटेंस के एक एक एलिमेंट की खोपड़ी खोल देंगे। मजा आएगा पढ़ने में। उम्मीद है आपको आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू डियर लर्नर्स।